Hello everyone, welcome back to the channel Mathsville and this is Surbhi. सबसे पहले तो आज हम बात कर लेते हैं आपके एडमिट कार्ड पे। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं या यूं कह लीजिए आपकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है एडमिट कार्ड्स की। आपके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आपके एग्जाम से 2 दिन पहले रिलीज होंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये इस बार क्या इन्होंने नया ड्रामा शुरू किया है। ये बेसिकली किस लिए किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि आप लोगों के पेपर लीक होने से बचा सके, ठीक है। तो ये इसीलिए किया जाता है। आपके सीटेट में ये पहली बार हो रहा है, लेकिन जिन बच्चों ने एसएससी के एग्जाम कभी दिए हो या कुछ उन्हें पता हो तो वहां पर एडमिट कार्ड ऐसे ही आते हैं। आप लोगों की एग्जाम डेट और सिटी बता दी जाती है। एसएससी के एग्जाम शिफ्ट में भी होते हैं तो शिफ्ट भी बता दी जाती है, ठीक है। लेकिन बस ये इसका एड्रेस नहीं दिया जाता, आपके सेंटर का एड्रेस नहीं दिया जाता। उसका रीजन बस लीक होने से बचाना होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये आपका क्या काम आसान करते हैं। सपोज कीजिए आपका पेपर जो है इसमें लिखा है कि आपका 20th को पेपर है और सिटी बता दी कि सपोज करो लखनऊ। अब आप रहते दिल्ली में हैं और आपकी सिटी आ गई लखनऊ में। तो सिंपली क्या किया जाएगा, अब आपको ये बता दिया है, अब आप क्या कीजिए, आप 19 तक अपनी प्रॉपर तैयारी कीजिए। 19 को आप ट्रैवलिंग करके लखनऊ में जाइए, वहां पे अपना रहने का इंतजाम कर लीजिए एक रात का। अगले दिन 20 तारीख को पेपर दीजिए और वापस आ जाइए। तो बेसिकली आपको आपका ये प्रॉब्लम आसान कर दी कि अगर सपोज करो ना, अगर आपकी 2 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड ही निकालते सीधा, ये ना करके आपका एडमिट कार्ड 2 दिन पहले दे देते 18 को, तो आपको टिकट्स मिलती नहीं मिलती, कहीं दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो अभी उन्होंने ये काम आपका आसान कर दिया, अब आप वहां जाके रहने का इंतजाम कर लीजिए। बाकी सिटी में तो फिर आप ट्रैवल कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है इनका मकसद, ठीक है। अब आपके 2 दिन पहले आपके 18 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जिसमें आपके सिटी आपका प्रॉपर एड्रेस गिवन होगा। उसी की कॉपी निकालनी है आपने, उस पर अपनी फोटो वगैरह जो भी उसकी डिमांड होगी वो पेस्ट करनी है और अपने साथ एग्जाम सेंटर तक वो वाला एडमिट कार्ड जाएगा। इसको नहीं लेके जाना है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर किसी तरीके की कोई दुर्भावना हो आपके दिल में कि भाई रोष गुस्सा आ रहा हो कि यार ये क्या ड्रामा इन्होंने शुरू कर दिया या कुछ भी है, तो यार आप इतना सोचो, आपका यूपी टेट का एग्जाम भी लीक हुआ, ये सब कुछ लीक से बचाने के लिए है, ठीक है। और बाकी आपकी भावनाएं हमेशा साफ रखो। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैप्पी रहो और अपनी पूरी रिवीजन को अपना अच्छे से तैयार करके चलो। मतलब आपकी रिवीजन ऐसी होनी चाहिए कि लखनऊ दिल्ली कानपुर तो क्या, अगर ये लोग चांद में भी पेपर ले लेना तो आपके चांद में भी पेपर देने लायक हुआ, ठीक है। तो अब आप लोगों को एडमिट कार्ड वाली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने। कुछ हद तक आप लोगों को बाकी साइड से भी पता चल ही रहा होगा, तो ठीक है। आज हम बात करेंगे मैराथन 2। हमने मैराथन 1 लगाई थी, उसमें हमने पेडागोजी में हमने जो कुछ भी पढ़ा था मैंने सबको निचोड़ के आपके सामने रख दिया था। आज हम इंपॉर्टेंट थ्योरीज पे डिस्कशन करेंगे। मतलब अब तक आपने कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ी है। तो वैन हीले की थ्योरी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस अभी तक रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद आपकी ब्लूम और पियाजे की थ्योरी थी, जीन पियाजे की थ्योरी, ठीक है। इन वाले के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले रिपीट हो रहे थे, लेकिन अभी कुछ विगत वर्षों में, जैसे कि आपका ये 18 16 17 18 17 में पेपर नहीं हुआ, 18 19 21, इसमें भी आपके बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, ठीक है ना। तो इसलिए वैन हीले की लेकिन जो ऐसी थ्योरी है कि अभी तक भी रिपीट हो रही है, इसलिए मैं आपसे कहूंगी वैन हीले की थ्योरी को सबसे अच्छे से करके जाना, ब्लूम पियाजे। और उसके बाद हम एक चीज और डिस्कस कर लेंगे, स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, जो अधिगम की अवस्थाएं थी यहाँ पे गणित में, हम उसे भी आज ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी एक तरीके की थ्योरी है। तो आज हम लोग एक क्या कहेंगे, नेल इन द कॉफिन। मतलब कि जितना भी मैं आपको पढ़ा सकती थी, जितना मैं आपको दे सकती थी मटेरियल, मैंने आपको प्रॉपरली दे दिया है। अब सारा अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अब आप लोग के ऊपर है कितने अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं। बाकी मुझे विश्वास है कि हाँ आप लोग अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्टिल ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब सब कुछ आप ही के ऊपर है। हाँ, आप लोगों के किसी भी डाउट के लिए, आप लोगों के किसी भी हेल्प के लिए मैं आपके साथ हूं हमेशा 24 घंटे टेलीग्राम पर। मैं अपना फोन रात को भी ऑन करके सोती हूँ कि इनकेस आप रात को 2 बजे भी कोई डाउट भेज रहे हो तो आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो बस आप लोगों को इतना एफर्ट करना है कि कम से कम बताओ तो सही डाउट है,
तो फिर शुरू करते हैं आज की मैराथन। सबसे पहले तो प्लीज आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यार बहुत मेहनत लगती है मैराथन में, गला चला जाता है, पूरी मेहनत लगती है पीपीटीज बनाने में, तो मैं आप लोगों से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। और हाँ, मैराथन 1 में जितना मुझे आप लोगों से एक्सपेक्टेड था कि आप लोग प्यार देंगे उतना नहीं मिला, पर ठीक है, जैसा मैंने कहा पॉजिटिविटी रखनी चाहिए तो मैंने उसी पॉजिटिविटी को भी रखा, अपने साथ भी लागू किया इसी बात को कि हाँ मैंने भी जितना मिला उतना भी ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी हाँ, आज की हमारी जो कोटेशन है वो इसी के ऊपर है, अ पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण से ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप लोग अपने दिमाग में, अपने दिल में ये सकारात्मकता बनाकर चलिए कि इस बार आप आखिरी बार पेपर दे रहे हैं, ये पेपर आपका क्लियर होगा, उसके बाद आप आगे की तरफ देखेंगे, आपको यहीं रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सकारात्मक परिणाम ही आपको हासिल होंगे। अपने दिमाग में, अपने दिल में ये दृढ़ निश्चित करके रखिए, उसके बाद कैसे नहीं होगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए फिर शुरू कर देते हैं आज के पहले टॉपिक से। मैंने आपसे कहा कि वैन हीले की जो थ्योरी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना। अच्छा, अभी क्या है कि इसमें ना कुछ बच्चों के साथ इशू आ रहा होगा कि ना हिंदी में मुझे इशू आया, क्या प्रॉब्लम आई कि मुझे हिंदी में आप लोगों की पिक्चर्स नहीं मिली, और पिक्चर्स से, टेबल से जिस हिसाब से अच्छे से समझाया जा सकता है उससे बेटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएंगे, मैं हिंदी में आपको बोलते जाऊंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं फिर। वैन हीले ने क्या किया है, वैन हीले ने ना आपको स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इन ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति में मानसिक विकास के चरण दिए हैं। इन्होंने 5 चरणों पर बात की है। इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई बच्चा ज्योमेट्री सीखना शुरू करता है तो उसका जो विकास होता है, मतलब वो जिस हिसाब से सीखता है वो इस लेवल्स में सीखता है। सबसे पहले विजुअलाइजेशन आता है, विजुअलाइजेशन यानी कि मानसिक चित्रण, फिर वो एनालिसिस वाली स्टेज पे पहुंचता है यानी कि विश्लेषण, फिर वो पहुंचता है इनफॉर्मल डिडक्शन। इस इनफॉर्मल डिडक्शन को एब्स्ट्रैक्टनेस भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अनौपचारिक निगमन, यानी या फिर एब्स्ट्रैक्शन को हिंदी में अमूर्तता। ठीक है ना, तो इस लेवल पे पहुंचता है। उसके बाद जाता है वो डिडक्शन या फॉर्मल डिडक्शन पे, यानी कि निगमन या औपचारिक निगमन पर, और लास्ट आता है रिगर, रिगर या दृढ़ता या दृढ़ता। इस तरीके को हम, ये आपके इन्होंने 5 आपके लेवल्स दिए हैं, 0 1 2 3 4। अब इसमें समझेंगे कि किस किस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लेवल किस तरीके का है, ये हिंदी है। ठीक है, हिंदी में मैंने, ये मेरे को बुक में एक पिक्चर मिली थी तो मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को मिल जाए अच्छे से, और ये आपका इंग्लिश में है। तो अभी क्या होता है कि जब बच्चा सबसे छोटा है, मतलब अभी वो विजुअलाइजेशन पे है, जब वो बिल्कुल एक ऐसा है ना, छोटा बच्चा है, उसने ज्योमेट्री शुरू की है, तो तब वो बच्चा विजुअलाइज करता है हर शेप को। उसके लिए ये सर्कल नहीं है, उसके लिए मम्मी की गोल गोल रोटी है, उसके लिए, एक सेकेंड रुकिए, तो उसके लिए ये ट्रायंगल नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, उसके लिए पहाड़ है। ये सर्कल नहीं है, सिक्का है, या मम्मी की उसकी गोल गोल रोटी है। तो इसी तरीके की चीजें बच्चा एस्टैब्लिश करता है, उसके लिए ये रेक्टेंगल नहीं, उसकी बुक है। समझ में आया? मतलब बच्चा अभी शेप्स को एक्चुअली नहीं जान पाता, वो सिर्फ उनके अपीयरेंस के, उनके दिखावट, उनके बनावट के ऊपर ही उन्हें जज कर पाता है। इवेंचुअली वो थोड़ा थोड़ा अपना बड़ा होता है, उसका विकास होता है, हम उसको समझाते हैं। अच्छा, इसमें भी वो ऐसा कुछ अलग नहीं कर पाता, मतलब कि सर्कल है, उसके लिए ओवल भी सर्कल है, उसके लिए त्रिभुज है तो त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज भी है, उसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, सब ट्रायंगल उसके लिए ट्रायंगल ही है। तो अभी वो सिर्फ इतना ही समझ पाया है, वो क्लासेस ऑफ शेप समझ गया है बस, कि कुछ ऐसा होता है सर्कल जैसा, कुछ जिसमें 3 साइड होती है, कुछ होते हैं जिसमें 4 साइड होती है, वो इतना ही समझ पाया है क्योंकि उसके आसपास इतनी ही शेप्स मौजूद होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो क्लासेस ऑफ शेप पे आता है और प्रॉपर्टीज ऑफ शेप समझता है। अब इसमें जो वो एनालिसिस करना सीखता है ना, एनालिसिस वो किस बेस पे कर पाता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर्ली। एनालिसिस वो क्या करता है, वो आकृतियों के गुणों को समझना शुरू करता है। पहले उसके लिए गोल का मतलब रोटी था, पहले उसके लिए त्रिकोण का मतलब उसका सॉफ्टी का कोन हो गया, या उसके लिए पहाड़ हो गया। ठीक है, लेकिन अब वो क्या है, अब वो समझने लगा है कि
शेप्स जो है वो उनसे मेल खा रही हैं, मतलब जो आपकी रोटी है वो सर्कल है लेकिन सर्कल रोटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो गुणों को समझने लगा है। अब उसको समझ में आ चुका है कि कुछ चीज है जो सर्कल है, कुछ चीज है, उसको प्रॉपर शेप्स की नॉलेज आ चुकी है, ठीक है ना। तो अब उसे शेप्स की नॉलेज आ चुकी है। अब वो शेप्स को अलग अलग उनके गुणों को समझने लगा है कि अगर ट्रायंगल है तो इसमें 3 साइड्स हैं, अगर रेक्टेंगल है तो इसमें 4 साइड्स हैं, ठीक है। तो अगर स्क्वायर है तो इसमें भी 4 साइड है और इसकी चारों साइड्स इक्वल है। तो ये है वो एनालिसिस वाली भाषा पे, एनालिसिस वाले स्टेज पे। नेक्स्ट आ जाता है अब वो अनौपचारिक निगमन पे, यानी कि अब वो संबंध स्थापित करने लगा है। इसे अनौपचारिक निगमन को हम एक चीज और कह सकते हैं, और वो क्या है, उसे हम यहाँ पे इसको हम रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। अगर कहीं पे आपके आगे रिलेशनशिप लिखा आ जाए है तो भी हम उस स्टेज को अनौपचारिक निगमन ही मानेंगे। इसे हमने अब्स्ट्रैक्शन भी कहा, अमूर्त भी कहा, अमूर्तता भी कहा, रिलेशनशिप संबंध भी कहा। इसे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, अब इस स्टेज में बच्चा क्या कर पा रहा है, अगर उसके लिए अब वो ये समझ पा रहा है कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल ये दोनों के बीच में वो संबंध बना पा रहा है। अगर वो स्क्वायर है और रोम्बस है तो उसके बीच में संबंध बना पा रहा है वो उस अपनी सिर्फ सोच में। मतलब अगर आपसे आप पूछोगे ऐसा क्यों है तो क्या जवाब देगा, इसकी 2 साइड्स इक्वल है और इसकी चारों साइड्स इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर जैसा है। अभी वो एज सच कोई प्रॉपरली आपको डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता कि भाई स्क्वायर है तो वो स्क्वायर क्यों है, वर्ग है तो वर्ग क्यों है, अगर आपका रोम्बस है, समचतुर्भुज है तो वो समचतुर्भुज क्यों है। उसको आप किस एक जो प्रॉपर आपकी डेफिनेशन होती है उसे नहीं पता। अभी सिर्फ वो देखकर इतना समझ चुका है कि यहाँ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल ये एक तरह के ही होते हैं। अभी जो फिलहाल आपका स्क्वायर है और रोम्बस है वो एक जैसे से ही होते हैं, आप इसे कह सकते हैं सेम होते हैं। उसके लिए रोम्बस भी स्क्वायर है, स्क्वायर भी रोम्बस है, उससे ज्यादा नहीं सोचता, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में रिलेशनशिप्स बनाना सीख चुका है वो। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी रिलेशनशिप बनाना सीख चुका है कि अगर इसकी एक साइड थोड़ी बड़ी कर दी जाए तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इसका मतलब जो स्क्वायर है वो स्पेशल तरीके का रेक्टेंगल ही है। तो इसे कहते हैं रिलेशनशिप वाली स्टेज। अब उसके बाद आता है औपचारिक निगमन, ठीक है। औपचारिक निगमन कह लीजिए, फॉर्मल डिडक्शन कह लीजिए। इस वाले जो स्टेज है बच्चे की, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें अब बच्चा एक्चुअली समझ चुका है कि ये इसको हम रेक्टेंगल क्यों कह रहे हैं और इसे हम पैरेललोग्राम क्यों कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसे हमने अलग नाम क्यों दिया और इसे हमने अलग नाम क्यों दिया, क्योंकि इसके आपके जो पैरेललोग्राम है इसके सारे कोण अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ सारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं। इसके जो आपके क्या कहते हैं डायगोनल्स हैं, इसके डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग है लेकिन इसके डायगोनल्स की लेंथ सेम है। विकर्ण होते हैं, इसमें विकर्ण की जो लंबाई है वो इक्वल है, बराबर है, और इसमें अलग अलग है। इसमें सारे कोण जो है वो सारे 90 डिग्री है लेकिन इसमें अलग अलग कोण है। तो इन चीजों को धीरे धीरे बच्चा समझ रहा है और इनके फॉर्मल डेफिनेशंस भी वो समझ पा रहा है, प्रॉपर डेफिनेशंस, कि अगर वो रेक्टेंगल की डेफिनेशन उससे मांगी जाए तो बच्चा कहेगा कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री हो और उसकी चारों जो उसके 2 साइड्स हैं, ऑपोजिट 2 साइड्स हैं, वो पैरेलल हो, ठीक है ना, और साथ में इक्वल हो ऑपोजिट 2 साइड्स, तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। कुछ ऐसे डेफिनेशन वो प्रॉपरली दे पाएगा। इसी कहेंगे हम औपचारिक निगमन, यानी कि फॉर्मल डिडक्शन। रिगर, अब रिगर में क्या है, वो हर चीज समझ चुका है, वो हर चीज समझ चुका है, लेकिन अब रिगर में वो ये जो उन्होंने चीजें समझी हैं इनके बेस पे वो नई नई थ्योरम्स जो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिसे आप बिल्कुल पेपर पे नहीं दिखा सकते, वो उन थ्योरम्स पर भी काम करना शुरू कर चुका है। वो उन संबंधों को, उन अमूर्त चीजों को भी समझ चुका है। आप लोगों की 10th में अगर आप लोगों को याद हो कि कितनी सारी थ्योरीज होती थी, आपकी बीपीटी होती थी ना, आपकी मिड पॉइंट थ्योरम होती थी कि भाई अगर ट्रायंगल है उसकी अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, सॉरी ये दोनों साइड्स पैरेलल है और एक दूसरे के आधी है तो ये भी आधी हो जाएंगी। अब ये बात अगर मैं आज किसी छोटे बच्चे को समझाऊं उसको नहीं समझ में आएगा, वो कहेगा साइड्स को क्यों काट रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अब आप लोगों को, जब आप लोग फॉर्मल डेविएशन से ऊपर आए तो अब आप लोगों को ये रिगर, इस वाले लेवल की भी हर चीज समझ में आने लग चुकी है। ओके, तो यही है आपका वैन हीले का
आपकी वैन हीले की थ्योरी, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया है। ये आपके डिस्कशन है प्रॉपर। अब आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस पे। ये जो आपके विगत वर्षों में जो आपके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं रिसेंटली, उन सब पे बात की गई है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है कि वैन हीले रेफर्स टू स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ। वैन हीले का स्तर किसके विकास के चरणों को दर्शाता है? ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ज्यामिति के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ये जो स्तर है बच्चे का, ये हर चीज में देखने को, हर टॉपिक में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ज्योमेट्री में देखने को मिलेगा। तो उन्होंने ज्योमेट्री की बात की, आप इसमें ज्योमेट्री आंसर लगा के आएंगे। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू वैन हील लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट, द 5 लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग आर विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन एंड रिगर। यानी कि वैन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर है: चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता या दृढ़ता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को चतुर्भुज कोण की विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने को कहा गया। ये शिक्षार्थी वैन हीले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है? आपसे पूछा है कि आप, अगर इनसे कहा है कि आप चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स को अपने हिसाब से उनके सिर्फ प्रॉपर्टीज को देखो, समझो और फिर बताओ कि ये कौन से लेवल पर है, तो आप उन्हें, तो वो किस उस पे होंगे, किस लेवल पर है आपके वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन पर? तो आप देखिए खुद ही। अब आप, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फर्क बता रहे हैं। वो बच्चे ये बता पा रहे हैं कि अब उनके जो क्या मतलब उन्हें दिख रहा है। तो अगर उन्होंने कुछ चीज वो देख के समझ पा रहे हैं तो वो किस पे है, वो विश्लेषण पर है। कि फिलहाल वो विश्लेषण कर पा रहे हैं कि आपका जो भी आपके आगे फिगर है उसमें क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है। तो इनसे पूछा गया कि इनमें इनको अलग अलग आप कैसे, इनकी विशेषताओं के आधार पर आप इन्हें वर्गीकृत कर दीजिए। तो बच्चा कहेगा इसकी चारों साइड्स इक्वल है, इसमें 90 डिग्री के कोण बने हुए हैं, इतना समझा देगा। इसमें कहेगा इसकी दो ऑपोजिट 2 साइड्स इक्वल है और इसमें भी 90 डिग्री के कोण है। इसमें कहेगा इसकी भी ऑपोजिट साइड इक्वल है लेकिन इसमें 90 डिग्री के कोण नहीं है, इसमें 90 डिग्री के एंगल्स नहीं है, तो इस वजह से ये आपका अलग है, ये पैरेललोग्राम है। तो ये विश्लेषण कर रहा है बच्चा। आप लोगों में, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन तब होता जब बच्चा एक्चुअली उसमें पूरे जो आपके जो शेप्स हैं उनका वो प्रॉपर डेफिनेशन दे पाता, उसे वो अलग अलग या वर्गीकृत नहीं करना था, उसे प्रॉपर डेफिनेशन देनी थी। ओके, सो आपका आएगा विश्लेषण। और अब अनौपचारिक निगमन में आता है कि बच्चा इनमें संबंध स्थापित कर पाता है, ऐसा जिसमें कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, which one of the following represents the correct sequence of development of geometrical understanding? ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीक्रम सही है? आप खुद देखिए कि ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे भी वैन हीले मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता है ये उसी थ्योरी से उठा है क्वेश्चन। तो अब अगर आप ये सोच के देखिए, अगर आप लोगों ने ये पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी होती तो आप इसका आंसर दे पाते? मुझे नहीं लगता कभी भी दे पाते। ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दी है दोबारा से। तो इसमें क्या है आपका, खुद बताइए आपका क्या था? सबसे पहले आपका विजुअलाइजेशन था, ठीक है, उसके बाद आपका था एनालिसिस, फिर आपका था इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर आपका फॉर्मल डिडक्शन था और लास्ट में था आपका रिगर। तो अब आप खुद देखिए ये कहाँ गिवन है, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, उसके बाद अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और साथ में दृढ़ता। तो देखिए कहाँ है। अब इसमें दृढ़ता की बात नहीं हुई है, चारों ऑप्शंस की बात हुई है। तो इन चारों में देखिए कहाँ है, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन। तो आपका आंसर है बी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपका अभी 2021 जनवरी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, आप चेक कर लीजिए, बेशक आसान क्वेश्चन है ये। कि रोहित ने रियलाइज किया कि स्क्वायर इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ वैन हीलीज विजुअल थिंकिंग? रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है।
वे वैन हीले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो बताइए फिर। लेवल 0 रिकॉग्निशन, इसे हम विजुअलाइजेशन, रिकॉग्निशन ये सब कह सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस में ना आप ये वाली चीज भी ध्यान रखिएगा कि इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का कुछ हिंट मिल जाएगा। जैसे रिकॉग्निशन, विजुअलाइजेशन एक ही बात है। सिमिलरली एनालिसिस स्तर 1, विश्लेषण स्तर 2, रिलेशनशिप यानी कि आपका इनफॉर्मल डिडक्शन, स्तर 3 डिडक्शन यानी कि निगमन। तो आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आपका आंसर होगा कि बच्चा स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल में रिलेशनशिप स्थापित कर पा रहा है। अब बच्चा समझ पा रहा है कि एक जो वर्ग है वो सम, चतुर्भुज और आयत, इन तीनों के बीच में एक तरीके का लिंक आप स्टैब्लिश कर पा रहा है। तो इसलिए वो कौन से स्टेज पे होगा? वो होगा लेवल 2 यानी कि रिलेशनशिप इनफॉर्मल डिडक्शन पे। ओके, तो इसको ध्यान में रखना। आपका आंसर है इसमें सी पार्ट। सिंपल क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के हिंट आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। बस इतनी सी बात है कि अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है फिर आप वो हिंट कैच नहीं कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। They draw various figures, measure the angle and observe that vertically opposite angles are equal. वे आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और ये देखते हैं कि जो आपके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। In this case, students according to Van Heel thought are at. इस केस में वैन हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर हैं? विजुअलाइजेशन लेवल, चाक्षुषीकरण के स्तर पर, एनालिटिक लेवल, विश्लेषणात्मक स्तर पर, इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल, अनौपचारिक निगमन स्तर पर, डिडक्शन लेवल, निगमन स्तर पर। फिर से वही बात आ जाती है, यहाँ पे हिंट क्वेश्चन में गिवन है लेकिन थोड़ा सोचना है। यहाँ पे बच्चे किसी तरह का कोई लिंक स्थापित नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की कोई संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे से दूसरे अलग अलग फिगर्स बना रहे हैं और उसमें विश्लेषण कर रहे हैं कि कौन दोनों एंगल क्या समान है। तो ये कौन सा स्तर है? मैंने खुद ही बता दिया, विश्लेषण यानी कि बी पार्ट। बच्चे विश्लेषणात्मक स्तर पर है। ठीक है, विजुअलाइजेशन होता कि बच्चे सिर्फ देख के बता देते, इनफॉर्मल डिडक्शन होता कि बच्चे बताते कि मैम देखो आपका ऑपोजिट एंगल अलग अलग है, सॉरी आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम है, इक्वल है, आपके ये वाले जो दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी से इक्वल है। तो ये होता आपका इनफॉर्मल डिडक्शन किसी तरीके से। और डिडक्शन लेवल तो आपका प्रॉपर वो डेफिनेशंस दे पाते हैं, उन्हें प्रॉपरली समझ में आता ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये तो आपकी बात थी वैन हीले के थ्योरी के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी पे। जीन पियाजे की थ्योरी, इन्होंने क्या बात की? इन्होंने बताया कि जो गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो उन्होंने किस हिसाब से बताया? सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है आपके मैथ्स पेडागोजी में। ये इन्हें हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे। स्विस मतलब स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। और इन्होंने किस बारे में बात की है? इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने जो आप ये जो पूरा सिद्धांत है ये पूरा का पूरा सिद्धांत आप सीडीपी में पढ़ेंगे अपना। लेकिन फिलहाल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स की, कि मतलब इन्होंने ये सिद्धांत भी दिया है कि एक बच्चा जब छोटे से अपना धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो किस लेवल पे कितना पढ़ने की योग्य होता जाता है। ठीक है, तो इनके फिर सिद्धांत डिस्कस करते हैं। इन्होंने अपने जो स्टेज दिए हैं नॉर्मल 4 स्टेज जो इन्होंने वैसे डिफाइन किए हैं, उन्हीं में इन्होंने बताया है कि इस एज में, जैसे इन्होंने अगर आप सीडीपी में पढ़ेंगे तो वो बताएंगे सेंसरी मोटर एज है, इसमें बच्चा पहचान लेता है अपने पेरेंट्स को, थोड़ी थोड़ी अपनी क्रियाएं इतनी करने लगता है, ये अपना आसपास का इतना एनवायरनमेंट समझने लगता है। लेकिन अब अगर बात की जाए कि मैथ्स में वो क्या क्या समझ पाता है, तो उसके बारे में हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर
ये आपके चार आपके स्टेजेस हैं। क्या स्टेजेस हैं? सेंसरी मोटर यानी कि ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, जिसमें वो बच्चा 0 से 2 साल का होता है। फिर प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जहां पे बच्चा 2 से 7 साल तक रहता है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां पे बच्चा 7 से 11 वर्ष तक रहता है। और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि अबव 11 ईयर्स। वैसे ये यूजुअली 11 to 15 रहती है बात, लेकिन स्टिल अबव 11 ईयर्स ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपके स्टेजेस हैं। अब इनमें बच्चा क्या क्या सीखता है हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, जहां वो 0 से 2 ईयर्स का होता है। इसमें बच्चा बहुत सारे कंसेप्ट नहीं बना पाता, इसमें बेसिकली बच्चा रटता है। आप खुद सोचो, आपका 2 साल का बच्चा है आपके आसपास कहीं पे, अगर किसी के घर में हो या आप लोग सबने देखा हो, ठीक है। तो वो बच्चा क्या कर पाता है? कि वो एक्विजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो बच्चा क्या सीखता है, 6-7 महीने का बच्चा होता है। अब देखिए गुठलियां चल रहा है, वो थोड़ा क्रॉल कर रहा है। अब जो चीज किसी और के हाथ में उसे वही चाहिए, वो खींचेगा उस चीज को। क्या करता है और उसको कुछ करना नहीं होता। आप कुछ सोचो, उसे कुछ करना होता है क्या? अगर वो आपके हाथ में पेन है तो उसे पेन चाहिए, आप उसके हाथ में भी पेन दो। अगर आपके हाथ में फोन है तो आप उसको भी पहले फोन पकड़ाओ, तभी आप अपना काम कर सकते हो। अगर आपके सामने लैपटॉप है जिसमें लाइट जल रही है, तो उसको भी कोई ऐसी चीज पकड़ाओ जिसमें ऐसी चीज चल रही हो, वरना वो कूदेगा लैपटॉप पे और आपको काम नहीं करने देगा। आता उसे कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर पहले उसे पकड़ाओ। पढ़ना आता है क्या? उसे नहीं आता, लेकिन उसे बस हर चीज को अपने अपने अधिग्रहण में करना है, उसे अपने अधिकार में करनी है हर चीज, उसे भी हर चीज चाहिए। बेसिकली ये नकल करने का तरीका होता है और इस एज में बच्चे नकल करते हैं। तो सबसे पहले तो वो वस्तुओं का अधिग्रहण करना सीखेगा, अपनी हर चीज को अपने पास रखेगा, दूसरों की चीजें भी छीन छीन के अपने ही पास रखेगा। फिर बात आती है लिंकिंग ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स। अब जब बच्चे को पेरेंट्स ही सिखाते हैं, आप लोग के घर में भी बच्चे होंगे, तो आप क्या करते हो? आप बच्चों को ना, जैसे ही आपके पास आते हैं खेलने के लिए, आप उनको थोड़ा प्यार व्यार करके फिर उनसे कैसी बातें करते हो, अच्छा अब चलो सब चीजें काउंट करते हैं, बोलो 1, फिर बच्चा बोलेगा तोतली भाषा में 1, तो आप वो बोलेगा 1, फिर आप बोलोगे बोलो 2, तो बच्चा बोलेगा 2। उसको नहीं समझ में आ रहा है कर क्या रहे हो, बस वो आपकी नकल उतार रहा है, तो आप उस चीज का फायदा उठा के उसे थोड़ा सा सिखा देते हैं, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ बच्चे को इतना ही समझ में आ रहा है कि नंबर्स क्या है। ये बच्चा 1 साल तक सीख लेता है कि वो कैसे करता है। तो उसको 1 2 3 4 ऐसे कुछ रटवा दिया जाता है, जिसमें उसको याद भी नहीं रहता है कितनी दफा वो 1 3 4 7 ऐसे बात करता है। तो लेकिन इसी एज में, मतलब आपका ये 1-1.25 साल तक आप बच्चे को रटवा देते हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, तो ये भी सीख जाता है कि उसको हम कैसे सिखाना शुरू करते हैं। फिर वो हमारी नकल ही उतार रहा होता है उस वक्त भी। क्यों? अगर हमारे आगे 10 चीजें रखी, हम उसको ऐसे गिनते हैं, बोल बेटा देखो 1 2 3 4, तो बच्चा अपने हिसाब से हमारी नकल उतारते हुए करेगा, जो उसको जितना उसे याद है, 1 3 7 2 9। तो बेसिकली इस एज में बच्चा लिंकिंग ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स, हम बच्चा एक तरीके का लिंक समझ चुका है कि ये जो 1 2 3 4 उसको सिखाया जा रहा है, उसको हम ये कुछ ऐसा सिखा रहे हैं कि उसको ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हाथ रख के इस तरीके का एक ड्रामा सा करना है। तो बच्चा उतना ही सीख जाता है कि संख्याओं को वस्तुओं से जोड़ना सीख जाता है, ठीक है। इसमें आप कोई कंसेप्ट नहीं है जो आप बच्चे को समझाएं। नेक्स्ट आता है, अब वो जब वो 2 साल तक का होता है, तब बच्चे को समझ में आता है ये काउंटिंग हो रही थी कि कितनी चीजें हैं। तो इस एज तक बच्चा क्या समझ जाता है कि देखो पहले तो ये कुछ 0 to 6 months या 8 months तक बच्चे को ये आ जाता है कि उसे हर चीज अपने में समेटनी है। दूसरी क्या आ जाता है उसके बाद, ये आपका 1 साल से 1.25 years तक या 1.5 साल भी लगा सकते हो, कि इसमें बच्चे को बस ये छोटी मोटी काउंटिंग और ये तो तला के बस बोलना आ जाता है और उसको ये ड्रामे करने आ जाते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे वो करना शुरू कर देता है। लेकिन 2 साल तक होते होते उसे ये समझ में आ जाता है कि ये काउंटिंग हो रही है, इसमें वो बच्चा गिन सकता है कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम के हिसाब से आ गई है, ठीक है ना। कि मतलब अगर उसको पता है कि एक चीज का मतलब सिर्फ एक ही चीज है और 2 चीज का मतलब यहाँ 2 चीज मिलेंगी उसको, तो उसको इतना समझ में आ जाता है, ठीक है। काउंटिंग भी उसे कुछ हद तक 5 तक 10 तक याद हो ही जाती है। तो ये है आपका सेंसरी मोटर एज या सेंसरी मोटर स्टेज। अब नेक्स्ट पे आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज पे। अब बच्चा 2 से 7 वर्ष तक की आयु में है, मतलब अब क्या है,
3+ का बच्चा जाता है आपका स्कूल में, तो बच्चा स्कूल भी जाएगा और 7 वर्ष तक कौन सी कक्षा में पहुंच जाएगा? सोच के बताइए कौन सी कक्षा में पहुंचेगा बच्चा? सेकंड या थर्ड में पहुंच जाएगा बच्चा। अब इसको चलो हम सेकंड लेके चलेंगे कि बच्चा सेकंड क्लास में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इस एज में क्या क्या आ जाता है बच्चे का? सबसे पहले तो बच्चे के लिमिटेड लॉजिक शुरू हो जाते हैं। लिमिटेड लॉजिक का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, सिंपल सोचेगा, लेकिन पूछेगा। इतने क्वेश्चन पूछते हैं ना इस एज के बच्चे। अभी मैं बताती हूँ, हमारे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, हमारे एक रिलेटिव के घर एक छोटी सी गुड़िया है, मतलब 3-4 साल की है। तो मैं उनके घर थी, मैंने लैपटॉप खोला हुआ था, वो आई, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं अपने ऑफिस का काम कर रही हूँ। आप क्यों कर रहे हो? मैंने बोला क्योंकि मुझे काम करना है। मतलब कोई आंसर है ही नहीं ऐसा कि मेरे क्यों काम कर रहे हो भाई, कर रही हूँ। लेकिन उसको मुझे आंसर देना पड़ेगा, वरना उसकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं होगी, उसकी ये तर्क चाहिए उसे। अच्छा तो आप काम कर रहे हो, आपकी मैम मारेगी? हाँ मारेगी। ये क्या है? वो अपने आप को वो क्या कर रही है, वो खुद को ही एक्सप्लेनेशन दे रही है कि काम, वो मेरे आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुई। मैंने बोला, उसने मुझसे पूछा आप काम क्यों कर रहे हो? मैंने बोला क्योंकि मेरे को करना है। लेकिन वो मेरे आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुई, उसने अपने आप को खुद ही तर्क दिया कि आपकी मैम मारेगी। तो उसने ये क्या था? ये सीमित तर्क था। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि इतने बड़े बच्चे की मैम है नहीं है, वो मैम खुद ही है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसे बस एक चीज पता है, अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो अपने स्कूल का काम कर रहा है, उसको उतनी ही उसकी समझ डेवलप हुई है। ये है लिमिटेड लॉजिक। समझ में आया कि बच्चा अपनी क्यूरियोसिटी खुद ही शांत करने की कोशिश करता रहता है। इसके बाद अब जैसे ये आपका 4-5 साल तक चलता है बच्चे का, स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा बड़ा होता है, 3rd 4th 5th में आ जाता है, वो अपना 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, आपका 1st 2nd में आ गया। तो अब बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी बहुत आने लगती है। अब उसकी टीचर उसको समझाने लगती है कि आपके पास 2 टॉफी है, आपके फ्रेंड के पास 3 टॉफीज है, तो अब आप दोनों को मिला दोगे तो आपके पास 5 टॉफीज हो जाएंगी। तो इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन वो अभी उल्टे ऑपरेशंस नहीं कर सकता। मतलब अब आप कहोगे मैम एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में उल्टे ही तो है, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आती। आप किसी 1st 2nd क्लास के बच्चे को बोलोगे कि बेटा एडिशन का उल्टा होता है, एडिशन का उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन, तो कहेगा नहीं ऐसा नहीं होता, मेरी मैम ने बताया 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अभी उसको रिवर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है, उसको बहुत ज्यादा नहीं पता है कि ऐसा कुछ रिवर्स गुण भी होता है, कोई उल्टा कुछ भी ऐसा चलता है। इतना समझ में आया। उसके बाद बच्चा लिंकिंग ऑफ अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स में भी आ जाता है। मतलब अभी तक उसको क्या समझाया जा रहा था कि 2 टॉफी 3 टॉफी दोनों मिलके 5 टॉफी, लेकिन अब बच्चा अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को भी समझने लगा है कि यानी कि 2 टॉफी 4 चॉकलेट, तो दोनों मिलके 6 चीजें। ठीक है, तो ये होता है असंबंधित वस्तुओं को जोड़ने लगता है। और तीसरी क्या है? 1 डायमेंशनल परसेप्शन। बच्चा बहुत ज्यादा तर्क भी नहीं करता, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी शांत भी नहीं होती। कैसे? अब बच्चा, आप खुद सोचो, 1st 2nd में बच्चा है, अब वो जिद कर रहा है कि मुझे आपके साथ बाहर जाना है। अब आप किसी जगह ऐसी जगह जा रहे हो, बच्चों को नहीं लेके जा सकते, तो बच्चों को कैसी बातें करते हो? मैं ना डॉक्टर के जा रहा हूँ, तू चलेगा साथ में तो तेरे को भी डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा। अब खुद सोचो, क्या डॉक्टर के सर पे सींग लगे? लेकिन ये बच्चा नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी एक आयामी धारणा है। उसको सिर्फ एक बार उसके मन में बिठा दी बात कि डॉक्टर के जाते हैं तो वो इंजेक्शन लगाता है। बल्कि इसके कितनी दफा उल्टे भी आते हैं, उल्टे परिणाम भी आ जाते हैं हमारे सामने कि अगर उसको सच में डॉक्टर के लेके जाना है तो जाने को तैयार ही नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, वो तो इंजेक्शन लगाएगा, चाहे नॉर्मल दवाई दिलवानी हो। नहीं, लेकिन स्टिल बच्चे की क्या है, 1 डायमेंशनल परसेप्शन बन चुकी है कि वो डॉक्टर के जाएगा तो उसे इंजेक्शन लगाएगा। वो रोज स्कूल जा रहा है, लेकिन स्टिल उसको बोलो बेटा ऐसे मत कर, तेरी मैम को पता चल गया तो मारेंगी। अब उसको ये समझने की जरूरत नहीं है, वो इतना नहीं सोच पा रहा कि भाई जो चीज मैं घर में कर रहा हूँ टीचर को ख्वाब में थोड़ी ना पता चलेगी। स्टिल उसके बच्चे के दिमाग में हमने एक चीज डाल दी, वो उसी चीज में आगे चल रहा है, अभी उसकी इतनी समझ विकसित नहीं हुई है। तो यही है 1st 2nd तक, यानी कि 2 से 7 साल तक का प्री ऑपरेशनल स्टेज। आ गया समझ में? ये मैंने उसी ऑर्डर में लिखे हैं जो बच्चा ऑर्डर में आगे बढ़ता जाता है, कि पहले वो लिमिटेड लॉजिक तक आता है, धीरे धीरे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखता है, उसके बाद वो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना सीख जाता है, और उसकी एक 1 डायमेंशनल समझ बन जाती है, इसी उसमें बनती है, इसी क्रम में। नेक्स्ट में आते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल, यानी कि
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है। अब 7 से 11 वर्ष ये अच्छी खासी आपकी उम्र है। ये आपका लगा लीजिए सेकंड या थर्ड क्लास से आपका 5th या 6th तक। अब इस क्लास में बच्चे को काफ़ी नॉलेज आ जाती है। आप अपने आसपास के आजकल के ये 5वीं छठी के बच्चे देख लो, इनका इतना दिमाग चलता है कि आप लोग खुद इनसे कंपैरिजन करते हुए ये बात सोचते हो कि यार अगर ना मतलब कि इस उम्र में तो हमारा दिमाग इससे आगे चलता ही नहीं था, इनको ये तो कितने स्मार्ट है ना। तो अब आप इसमें देख लीजिए, अब इसमें इन्हें बेसिकली एक्विजिशन ऑफ बेसिक स्किल्स आ जाती हैं। बेसिक स्किल्स आप यूँ कह लीजिए छोटी छोटी चीज़ें, एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्हें प्रॉपर्ली आ जाती है। अब इन्हें टॉफीज वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सिंपल 5 + 3 = 8 कर लेते हैं, ठीक है। इन्हें बुनियादी कौशलों का विकास इनके हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सीरिएशन एंड क्लासिफिकेशन स्किल्स आ गई। अब इन्हें क्रमांकन तो आई, ये तो पहले ही आ जाता है खैर, क्रमांकन 1 2 3 4 5 6, साथ साथ इनकी क्लासिफिकेशंस भी होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि प्राइम नंबर, ऑड इवन नंबर, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। इस बेस पर बच्चे नंबर्स को क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सीरिएशन में भी आ जाते हैं कि बच्चे को पता होता है कि जैसे अगर आप ऐसे लिख दें 5 और इसके आगे सक्सेसर और प्रेडिसेसर लिख दें, यानी कि इसके नेक्स्ट क्या आएगा और इससे पहले क्या आएगा, तो बच्चा आराम से लिख लेगा, यहाँ 4 यहाँ 6। तो ये सीरिएशन भी आ जाती है। बच्चे को प्लेस वैल्यू का ज्ञान भी हो जाता है, यानी कि स्थानीय मान और अंक गणित, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन आपके यही है, माइनस, इनटू और डिवीजन। वैसे डिवीजन तो इस एज तक इंट्रोड्यूस किया जाता है, आता नहीं है, आता आपको 4th 5th तक ही है। लेकिन इस एज में मतलब आप आगे चल रहे हैं, ऑफकोर्स ये बात है 3rd 5th में है, तो बच्चे को आपका क्या है, स्थानीय मान आ गया। आपको इन सब के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और यानी कि गुणा भाग जोड़ घटाव, इन सब के बारे में बच्चे को बेसिक नॉलेज समझ में आ जाती है, ठीक है। और साथ में फॉर्मेशन ऑफ हैंड्स ऑन मैथमेटिकल आइडियाज एंड कंसेप्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली उसके गणितीय विचारों और अवधारणाओं का जो वो क्या कहते हैं, आपका जो सिंपल वाले जो आपके अवधारणाएं और विचार है ना, वो डेवलप हो जाते हैं। सिंपल वाले कैसे, कि जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम में दे दीजिए कि एक बच्चा है, उसने क्या कहते हैं दुकानदार से, एक दुकान से 6 चीज़ें खरीदी, अगली दुकान से उसने जाके 5 चीज़ें खरीदी, तो वो टोटल कितनी चीज़ें घर लेके गया। तो ये हैंड्स ऑन मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं कि आसान है बिल्कुल, जो आपके सामने है, आप बस उसी को थोड़ा जो वर्ड्स में लिखे हैं उसको आप थोड़ा ग्रास्प कर पा रहे हैं, उसको थोड़ा समझ पा रहे हैं, इतना ही है आपका ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके बाद आपका फॉर्मल रिडक्शन स्टेज आ जाता है, जहाँ पे आप प्रॉपर आ जाते हैं अपना छठी, 6 से लेकर आपका अगर 15 साल तक लगाया जाए तो 10th आ जाती है आपकी, 9 10th आ जाती है। आप खुद सोचो, इसमें आप हाइपोथेसिस तक को समझने लगते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है कि जैसे हम मान के नहीं चलते, लेट सपोज x बी अ प्राइम नंबर, तो अब ये हाइपोथेसिस को समझने लगते हैं। हाइपोथेसिस आपकी सबसे पहले कहाँ आती है, आपकी आ जाती है ये अलजेब्रा के थ्रू, कि यहाँ पे आप सारे काम x y z में कर रहे होते हो या ABCD में, तो आपकी हाइपोथेसिस बन जाती है। आपके एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स बन जाते हैं कि हाँ आप इन x y z को प्रॉपर्ली समझ पा रहे हो। अगर कहीं पे 2 × x लिखा हुआ है तो आप उसको 2x लिख पा रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। जर्नलाइजेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। अब आपको अगर कोई थोड़ी सी आपकी समझ से ऊपर की बात समझाई जाए, चाहे वो कैसी भी हो, आपकी मैथमेटिकल हो या आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड हो, आप समझ पाते हैं। आप छोटे बच्चों को समझाइए कि आपको रोज होमवर्क क्यों मिल रहा है, तो बच्चा कहेगा क्योंकि मैडम का दिमाग खराब है, रोज होमवर्क दे देती है, उसको तो घर जाके काम करना नहीं पड़ता, हमें ही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस उम्र के बच्चे को समझाओगे कि हाँ आपको रोज होमवर्क करने की जरूरत है, तो बच्चे को समझ में आएगा कि मेरे रिवीजन के लिए जरूरी है, वरना पेपर तक सब कुछ साफ हो जाएगा यहाँ से, इस वजह से, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ क्लैरिफिकेशन, इन्फरेंस, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, ये सब चीजें आ जाती है। अब इस उम्र में बच्चे को स्पष्टीकरण, अनुमान, मूल्यांकन, प्रयोग के कौशलों का भी विकास हो जाता है। अब बच्चे को अगर ये चीज यहाँ लिखी है तो उसको पता है ये मल्टीप्लिकेशन है जिसका हम एप्लीकेशन यहाँ कर रहे हैं, और ये इसका मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि उसने सही किया है या गलत। क्लैरिफिकेशंस भी दे पाता है कि क्योंकि ये दो, एक नंबर है और दूसरा वेरिएबल है, इसलिए इसे इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बच्चे की फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आ जाती है। रेशियो प्रोपोर्शन आ जाता है उसे समझ में, क्योंकि उसमें हम लोग हाइपोथेसिस की बात करते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हैं आपकी जीन पियाजे की, आपके पूरी की पूरी जो स्टेजेस उन्होंने दिए हैं वो सब कुछ यहाँ पे इतना ही है। अब इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन है जो आए हैं अभी तक, वो कर लेते हैं। तो at what stage of cognitive development the child acquires the mathematical knowledge of concrete objects? ये इसका आंसर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा ठोस वस्तुओं व गणितीय ज्ञान प्राप्त करता है। कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त, ठोस संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल, अमूर्त, औपचारिक संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, या सेंसरी मोटर या शैशव अवस्था। तो सिंपल है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कंक्रीट ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए पार्ट, मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट, अलजेब्रा इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिडिल क्लासेस। तो सिंपल बात है, अगर मिडिल क्लासेस की बात हो रही है तो बच्चा किस पे है, बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे है, बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ cognitive development, it is appropriate to introduce algebra at this stage. आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है, क्योंकि किस लिए उचित है, क्योंकि पहली बात तो मैंने बोला मूर्त संक्रियात्मक पर है और इसमें कह रहे हैं बच्चा इस चाइल्ड इज एट सेंसरी मोटर स्टेज, तो ये बच्चा वैसे ही गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। चाइल्ड इज एट प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर गलत। मैंने बोला जब भाई कि बच्चा मिडिल क्लास में है तो मिडिल क्लास का क्या मतलब है कि बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर है। कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर गलत। सीधा सीधा आपको आंसर मिल रहा है। तो किस पे है बच्चा, बच्चा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे, और अब बच्चा फुल्ली मैच्योर हो चुका है टू ग्रैस्प द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। आपका अलजेब्रा पूरी के पूरा एब्स्ट्रैक्शन पे बेस्ड है, इस पे आपके लिए 1 2 3 नहीं है, इसमें आपके लिए x y z है, ठीक है। तो आंसर है डी पार्ट, यानी कि बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर है और अमूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व है, यानी कि मैच्योर है। तो आपका आंसर है डी पार्ट। सिंपल था, कुछ नहीं था। जीन पियाजे की थ्योरी में जिन बच्चों ने सीडीपी में भी अच्छे से कर लिया है ना, वो बच्चा यहाँ पे भी कर लेगा। इसलिए इतना परेशान होना, इतना किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन पैदा मत करना अपने दिल में। जो चीज सिंपली समझाई जा रही है वो सबको उतना ही समझ लो। अब आ जाते हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी। ये भी बिल्कुल सिंपल बात करते हैं। सीडीपी में जो इन्होंने सीडीपी में कहा है वही इन्होंने यहाँ मैथ्स में कहा है, बस मैथ्स के कंटेक्स्ट में कह दिया है, ठीक है। इसमें भी हिंदी में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट स्टिल मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी समझाने की। तो सबसे पहले इनकी स्टेजेस कैसे बढ़ती है, इस तरीके से बढ़ती है इनकी स्टेजेस कि पहले नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, यानी कि ज्ञान, बोधन, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। अब क्या है इसमें ब्लूम क्या बात कर रहे हैं, ब्लूम एक बहुत सिंपल बात कर रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी कंसेप्ट का ज्ञान, कोई भी कंसेप्ट हो, देखो वैन हीले ने बात की कि ज्योमेट्री का कंसेप्ट हो, अगर आपने कभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, आप आज पढ़ना सीखते हैं तो आपके किस किस हिसाब से आपके स्तर विकसित होंगे। जीन पियाजे ने आपकी उम्र को बांट दिया कि आपकी उम्र जब इतनी है तो आप इतना समझ जाएंगे। ब्लूम ने क्या कहा, ब्लूम ने पूरे के पूरे मैथ्स के कंसेप्ट को रख दिया कि आप कोई भी नया कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो ज्ञान की वृद्धि है, जो आपका ज्ञान है वो किस तरीके से विकसित होगा। वो ऐसे होगा कि सबसे पहले तो आपको टीचर बताएगा। आप कोई भी अपना सिंपल सा टॉपिक ले लीजिए, जैसे कि एक सबसे सिंपल क्या होता है, एडिशन, आपका जमा करना। तो सबसे पहले आपको टीचर बताएगा, आपको नॉलेज दे देगा, आपको ज्ञान दे देगा। किस बात का ज्ञान देगा टीचर आपको, कि बेटा एडिशन का साइन होता है ये, और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है कि कोई भी अगर चीज में वृद्धि हो तो उसे हम एडिशन कहते हैं। तो बच्चे ने ये समझ लिया। अब बच्चा घर जाएगा, बच्चा उसको ढंग से पढ़ेगा, दोबारा समझेगा, 2 बार 3 बार समझेगा तो उसको बोधन होगा। मतलब उसको टीचर ने ज्ञान दिया लेकिन बच्चे को समझ कब आया, जब उसको उसका बोधन हुआ। कुछ चीज़ों में बच्चा वहीं क्लास में बैठ के सीख जाता है, कुछ चीज़ों में बच्चे को घर जाके समझना पड़ता है, तो इसी को कह देते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद बच्चे को समझ आएगा, फिर बच्चा उसका यूज करेगा, चाहे वो रियल लाइफ में करे या मोस्ट प्रोबेबली हम इसे कह देते हैं कि वो मैथ्स के ही अपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करे। तो इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन, जहां बच्चा
प्रयोग करता है उस चीज का, उसे हम प्रयोग कह देते हैं। अब बच्चे ने जब प्रयोग किया, बच्चे ने 5 + 3 8 किया, तो बच्चे ने क्या करा, उसके बाद बच्चे ने उसको एनालाइज किया कि क्या 5 और 3 मिलके 8 ही बना रहे हैं। तो यही है एनालाइजेशन, कि बच्चे ने जो किया है, जो उसने समझा है, क्या उसने सही से उसने मतलब उस चीज को एनालाइज किया। आपके आगे प्रॉब्लम रखी है, आपके आगे एप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लम रख दी, बच्चे ने वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी, लेकिन उसने उसको एनालाइज भी कर लिया कि हाँ उसमें यही चीज पूछी गई है। सिंथेसिस का मतलब होता है कि जब आप आपको जो पढ़ाया गया है, आप उससे जो भी आपको पढ़ाया गया है, जिस भी चीज की आपको नॉलेज दी गई है, आप उससे एक नया कंसेप्ट, कुछ नया इजाद करते हैं। एडिशन से आप कितनी चीजें नहीं बना सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि कोई चीज में वृद्धि हो रही है, कोई चीज कम हो रही है, तो दिखा सकते हैं। तो ये होता है सिंथेसिस। अब जो आपने कर दिया है, जो आपने नई चीज इजाद की है, उसका आप इवैल्यूएशन करेंगे, मतलब आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि आपको वो समझ भी आया, वो जो आपने किया है वो नैतिक तौर पर, वो आपके मैथमेटिकली सब सही भी है। अब आपने कह दिया 2 + 4 = 7, ये आपने नया इजाद किया सपोज कीजिए, तो अब आप इसको मूल्यांकन करके देखो कि क्या ये सही भी है। आपसे पूछा ये कैसे हुआ, आप नहीं बता सकते कैसे हुआ, भाई कैसे हुआ, गलती से हुआ ये, ठीक है। तो ये होता है मूल्यांकन। इतना समझ में आया। अब क्या है, इन्होंने जो ब्लूम ने जब थ्योरी दी थी, तब ये आई थी 1956 में, ठीक है। ब्लूम ने ये थ्योरी दी, हम लोग उसी पे काम कर रहे थे, लेकिन 2001 में हम लोगों को ये रियलाइज हुआ कि हम इसमें कुछ एक गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है, ध्यान से देखो। इसमें हमने क्या डिसाइड किया कि हम लोग इसको एक्चुअली ना बहुत एक तरीके का क्या है कि पहले बच्चा नई चीज बनाए और उसके बाद उसका मूल्यांकन करे। ये एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स को वेस्ट करेगा। अब कोई चीज अगर नई बना दी और फिर उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमने सारा अपना रिसोर्सेज उसमें लगा दिए, वेस्ट कर दिए। फिर हमने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन में पता चला भाई वो तो गलत है, तो हमने पूरा सब कुछ तोड़ा। तो हमसे क्या कहा गया कि पहले तो बच्चा उसका मूल्यांकन करे, जो उसके दिमाग में थॉट आ रहा है, फिर उसको बनाए। समझ में आया? बस इसमें इतना सा ही थोड़ा डिफरेंस किया और इसको नाउन से अब वर्ब फॉर्म में ले गए। मतलब पहले क्या क्या हुआ, अब नहीं, अब कैसे कैसे हुआ। जैसे कि पहले बच्चे ने रिमेंबर कर लिया, रिमेंबर कर लिया, सिंपल सी बात है। पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है, पहले बच्चे को टेबल सिखाए जाते हैं। 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। क्या इस बच्चे को समझाया गया था कभी? क्या कभी आप लोगों को जब टेबल सिखाए गए थे, आपको कभी समझाया गया था कि 2 × 1 का मतलब है कि 2 को एक बार ऐड किया, एक बार ही ऐड किया 2। 2 × 2 का क्या मतलब है, 2 को 2 बार ऐड किया। क्या ये समझाया था? नहीं समझाया था, लेकिन आप लोगों ने ये रट लिया। इवेंचुअली आपको समझ में आया, आपको फिर समझ में आया, तो आपको आपको अंडरस्टैंडिंग आई, आपको समझ आई। फिर आप लोगों ने इसमें मल्टीप्लिकेशन को एक्चुअली यूज करना समझा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, आपका गुणा करना क्या होता है, तो आपने उसे अप्लाई करना सीखा। फिर आपने एनालाइज किया कि ये जो ये टेबल था, ये बेसिकली क्या था। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं कि 100 × 2 का क्या मतलब है कि 100 को हमने 2 बार ऐड किया, तो ये 200 हो गया। तो ये हमने एनालाइज किया प्रॉपरली। उसके बाद अगर मैं कुछ नया बनाना चाहती हूँ, अब जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन में 10 तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स बनती है, आप लोगों ने मेरे चैनल पर भी देखा होगा, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने डाली है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने पहले जो शॉर्ट ट्रिक बनाने के बारे में सोचा, तो जो जो मेरे मन में स्टेप्स आए, मैंने उन्हें इवैल्यूएट किया, क्या ये सही से हो रही है। मैंने मूल्यांकन किया कि जो मैं आपके शॉर्ट ट्रिक बना रही हूँ, क्या वो एक्चुअली फिजिबल है, वो मैथमेटिकली करेक्ट है। हर बार क्या उसका कभी गलत आंसर नहीं आ रहा है, हर बार सही आंसर आ रहा है। अगर वो हर बार सही दे रही है, तो मैंने उसे क्रिएट कर दिया, तो मैंने उसे बना दिया। तो ये है आपका रिवाइज्ड। जहां पे अगर लिखा हो रिवाइज्ड, ब्लूम की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको आंसर मिलेगा, आपको जो आंसर कह रही हूँ सॉरी, आपको ऑप्शन में मिलेगा क्रिएट, क्योंकि सिंथेसिस को इन्होंने क्रिएट कह दिया। लेकिन अगर ब्लूम की पुरानी टेक्सोनॉमी ही होगी जिस पर क्वेश्चन बना होगा, तो उसमें वो आपसे ज्यादा नहीं बोलेगा, तो वहां पे आपको सिंथेसिस ही दिखेगा ऑप्शन में। लेकिन जरूरी नहीं है कि आंसर वही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आंसर आपका क्रिएट या सिंथेसिस ही हो, लेकिन वहां पे आपको ऑप्शंस में थोड़ा चेंज मिलेगा। तो घबराना नहीं है कि यार ये तो क्रिएट तो मैम ने सिखाया ही नहीं,
क्रिएट क्या था, क्रिएट यही है बस। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास थर्ड कि which mathematical operation will be used to solve the following problem। आपसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ये पूछा है कि which mathematical operation will be used to solve the problem। अब प्रॉब्लम बताई है कि एक जो मिल्कमैन है, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है। उस समस्या में क्या लिखा है कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। और क्या समस्या क्या है कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, ठीक है। अ मिल्कमैन सोल्ड 1410 लीटर्स ऑफ मिल्क इन 10 days। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डिड ही सेल इन अ डे। वे एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा, ना कि इसे सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है कि टीचर ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में, इस पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन में कौन सा मैथमेटिकल कंसेप्ट लगेगा। तो इसका मतलब आपको क्या जानना चाहता है टीचर कि आपको कितना समझ आया, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अगर आप इसको टीचर कह देता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो आपका क्या होता, तब आपका होता कि जो आपने समझा है आप उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में लगा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसका यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको एप्लीकेशन नहीं करना, अभी आपको ये जानना चाहते हैं कि टीचर्स को समझ कितना आया। तो समझ क्या था, कॉम्प्रीहेंशन यानी कि बोधन, कि आप कितना समझे। ओके, तो यही है आपका ब्लूम। इसमें यही पूछा है कि उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। The role of proportional reasoning in understanding the concept related to ratio and proportion was highlighted by। क्या कहा, अनुपात और सम अनुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किसने किया था। भाई वैन हीले ने तो ज्योमेट्री की बात की थी, वो इससे बाहर नहीं गए थे। जोल्टन डाइन्स और लेव वायोस्की ने कोई ऐसा खास काम मैथमेटिकल पेडागोजी में नहीं किया है। तो बात आ जाती है जीन पियाजे। तो ये मैंने आपको एक तरीके से शॉर्टकट से बताया। अगर मैं इसको एग्जैक्टली समझाऊं क्वेश्चन को, तो इन्होंने ही अपने फॉर्मल, जब इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो उसी में इन्होंने फॉर्मल डिडक्टिव, जो आपको फॉर्मल डिडक्टिव वाला क्वेश्चन था, स्टेज थी, उसी में इन्होंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन बच्चा समझता है, और अगर एब्स्ट्रैक्शन समझता है तो वो रेशियो प्रोपोर्शन अब समझने लगेगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी पार्ट, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूम की टेक्सोनॉमी पर ही है कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन कि x+1 डिवाइडेड बाय 2x+3 इज इक्वल टू 3/8। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और हल कीजिए। तो हल तो हमने देख लिया कि क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पहले उन्होंने क्या पूछा था कि कौन सा आपकी संक्रिया, गणितीय संक्रिया यानी कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। लेकिन अब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है, सॉल्व कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन सीधा सीधा गिवन हो तो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपने सीखा है उसे प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका अनुप्रयोग या प्रयोग एक ही बात है। Which cognitive skill of Bloom's taxonomy is emphasized in this question? तो भाई नॉलेज नहीं हो सकती, क्योंकि नॉलेज तो टीचर देगा या आप कहीं से पढ़ कर लेंगे। इसमें फिलहाल पढ़ना नहीं है, इसमें आपको करके दिखाना है। कॉम्प्रीहेंशन, भाई अगर आप समझ चुके हैं तभी आप इस क्वेश्चन को करेंगे। एनालिसिस का मतलब है कि आप इसको, इस क्वेश्चन को समझे, तो समझे तो है ही नहीं फिलहाल। आपने मतलब समझने के बाद आप इसको चेक कीजिए कि आपका मेथड सही है कि नहीं। ठीक है, तो वो है एनालिसिस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उसका आंसर एप्लीकेशन था, समझ में आ गया कि इसमें आपको आंसर को दिखाना है करके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5th फॉलोइंग, निम्नलिखित एक समस्या है जो कक्षा 6 से ली गई है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट थ्रू लीनियर एक्सप्रेशन। रेखीय व्यंजक के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। तो नेहा के पास, क्वेश्चन ध्यान से समझना, उन्होंने बोला है आपको लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, बस इससे ज्यादा आपको उसको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो क्या कहा है कि नेहा है 7 more टॉफीज देन मेघा। नेहा के पास मेघा की तुलना में 7 ज्यादा टॉफियां हैं। हाउ मेनी टॉफीज डज नेहा हैव।
तो यदि मेघा के पास एक्स टॉफीज है तो नेहा के पास कितनी टॉफियां होंगी। अब इसमें आपका किस बारे में बात हो रही है, बताइए इसमें क्या हो रहा है। इसमें बच्चा एनालाइज करेगा, इसमें बच्चा विश्लेषण करेगा। कैसे करेगा, समझिए ध्यान से कि बच्चे ने देखा कि उसको क्या बनाना, उसको लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, तो अब बच्चा इस प्रॉब्लम को समझेगा तभी तो उसको आगे सॉल्व कर पाएगा। उसके लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, उसको आगे सॉल्व नहीं करना, उसको बताना ही नहीं है कि नेहा के पास कितनी टॉफीज है, उसे सिर्फ लिखकर दिखाना है। तो वो होता है एनालिसिस, कि यहाँ पे बच्चा कोई चीज को समझ रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये हो गया विश्लेषण। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर लिख दिया है कि रिवाइज टेक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम के संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण बनाइए। इसके द्वारा जिस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है वे क्या है। प्रिपेयर अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स इज। इससे आप याद कर रहे हैं कुछ नहीं, इससे आप समझ रहे हैं कुछ। अगर समझेंगे तभी आप ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इससे आप कुछ एनालाइज कर रहे हैं, भाई ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है, तभी टीचर ने आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की बात की है। क्योंकि अगर आप ये तीनों चीजें नहीं कर पाएंगे, अगर आप ये तीनों चीजें नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे या नहीं याद कर पाएंगे, नहीं ये चीज देख पाएंगे कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत, तो आप लोग कहीं ना कहीं आप कुछ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको एक नई चीज बना रहे हैं, वो क्या है, आपका पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण, जिसमें आप एक नई चीज का इजाद कर रहे हैं और इसी को कह देते हैं हम क्रिएटिंग, सृजन करना। ओके, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ हमारी आखिरी थ्योरी है स्टेजेस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की अधिगम की अवस्थाएं। ये अवस्थाएं आपकी 6 अवस्थाएं हैं। ये आप कहीं ना कहीं इसमें जीन पियाजे की थ्योरी के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अपने आप को ध्यान में रखना कि इन सब चीज़ों को थोड़ा अलग से बारफिकेट करके शांति से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप ऑप्शन देख के समझ जाएंगे। उसको याद करना भी मैं वैसे भी सिखा दूंगी। तो एमर्जेंट फेज आरंभिक अवस्था, मैचिंग फेज मिलान अवस्था, क्वांटिफाइंग फेज परिमाणात्मक अवस्था, पार्टीशनिंग फेज विभाजनात्मक अवस्था, फैक्टरिंग फेज गुणनखंडीय अवस्था, ऑपरेशनल फेज संक्रियात्मक अवस्था। और ये कैसे कैसे होती है, पहले एमर्जेंट फेज जो होता है वो 0 से 3 इयर्स तक रहता है, मैचिंग फेज 3 to 5 रहता है, और ऐसे। एक्चुअली क्या कहा है कि आपको जो मैथ्स आती है उसमें ना कई तरीके के आपके लेवल्स होते हैं, और वो लेवल्स आपके कब से चलते हैं, पैदाइशी, यानी कि 0 से लेकर 13 इयर्स तक। ऑलमोस्ट जीन पियाजे की थ्योरी जैसा ही सेम सा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके आपके जो नाम है ना वो थोड़े डिफरेंट है, तो इन पे आप थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे। ओके, तो आ जाते हैं फिर। पहला पढ़ते हैं आरंभिक फेज, यानी कि आरंभिक अवस्था यानी कि एमर्जेंट फेज। अब देखो नाम से ही इसमें गिवन है कि आरंभिक यानी कि एमर्जेंट, मतलब पैदा ही हुआ है जस्ट बालक, आरंभ ही हुआ है उसकी जिंदगी का। तो ये कब से है, 0 to 3 इयर्स। अब इसमें क्या है, इसमें बच्चा अंतर कर पाता है कि उसके पास जो है वो कम चीजें हैं, ज्यादा चीजें हैं, छोटी चीज है कि बड़ी चीज है। ठीक है, अब आप खुद देखो 0 से 3 इयर्स का बच्चा है, मतलब अभी इसने स्कूल वगैरह जाना शुरू नहीं किया है, घर में ही है ये। अभी घर में बच्चे कितना कितना ज्यादा कलेश करते हैं ना, पूरा दिन शोर मचा के रखते हैं, और वो शोर किस में मच रहा होता है, वो इन्हें कोई ना कोई चीज चाहिए रहती है हमेशा। अगर इनको दिखेगा कि ये इनके पास 2 स्टार है और सामने वाले बच्चे के पास अगर 10 स्टार है, तो बच्चा उसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि सामने वाले के पास ज्यादा चीज है और मेरे पास कम। देखो 1-2 चीज में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन जब जो आपका जो डिफ्रेंशिएशन है, जो आपका अंतर है वो बहुत ज्यादा का है, तब बच्चे को वो प्रॉपर चीज समझ में आ जाएगी। छोटे और बड़े में भी यही होगा। आप बच्चे को देखो, एक 10 वाली और एक 5 वाली चॉकलेट में बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, लेकिन एक पूरा डब्बा भर के चॉकलेट है और उसको एक पकड़ाई है, तो वो जरूर डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि भाई मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मुझे तो इतना छोटा मिला है ना। तो ये चीजें आ जाती है बच्चे के एमर्जेंट फेज में। नाम से क्लियर है, सबसे पहले क्या आता है, बच्चा कम ज्यादा और बड़े छोटे में डिफरेंशिएट अंतर करना सीख जाता है, बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट पे आते हैं मैचिंग फेज। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है मैचिंग फेज, तो आप इसमें ऐसा लगा लीजिए कि बच्चे को आप
याद करने के लिए, सिर्फ कि मिलान अवस्था, ठीक है। तो इसमें आप ये कुछ भी लगा लीजिए कि बच्चा 3 से 5 साल का स्कूल जाना शुरू कर चुका है इसमें, तो बच्चे को फिलहाल क्या आता है, काउंटिंग और 2 डिजिट नंबर समझ में आते हैं। 3 से 5 साल का बच्चा अब हो चुका है, यानी कि इसको तोतली भाषा, जो जीन पियाजे में भी मैंने आपको उनकी थ्योरी में भी समझाया था कि बच्चे को काउंटिंग आ जाती है, बेशक उसको रट के आए लेकिन आ जाती है। साथ में उसको 2 डिजिट नंबरों का बोध भी हो जाता है, यानी कि 2 अंकों वाली संख्याएं कौन सी होती है, जैसे कि 1 1 1 2 23, तो उसको बच्चे को ये चीजें समझ में आ जाती है 3 से 5 वर्ष तक की आयु में। साथ में बच्चा अब स्मॉलर और लार्जर नंबर्स में डिफरेंशिएट करने लगा है, 5 साल का हो चुका है, यानी कि फर्स्ट में आ चुका है। अब बच्चे को पता है, पहले उसके लिए क्या था, पहले उसको ओ चलो चलो आपको 10 चीजें दिलाएंगे, तो उसके लिए 10 ही सबसे बड़ा नंबर होता था। याद करो, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बोलो अरे इसके पास तो 1 है, मैं आपको 10 दिलाऊंगी, अरे 10, वाह। लेकिन अब बच्चे को पता है कि उसके अगर कहीं पे 12 लिखा है और कहीं पे 10 लिखा है तो 12 बड़ा नंबर है, ना कि 10। तो इस चीज में बच्चा अब समझ में उसको समझने आने लगा है। तो ये है आपकी मैचिंग अवस्था, यानी कि मिलान अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वांटिफाइंग फेज, यानी कि अब बच्चे को क्या समझ में आ गया है, क्वांटिफाई, यानी कि उसको बच्चे को एक तरीके से एडिशन वगैरह आने लगी है समझ में। 5 से 6 साल का बच्चा है, वही फर्स्ट सेकंड का बच्चा है। इसमें बच्चे को क्या हो रहा है, बच्चों को विभिन्न संख्याओं का योग, किसी संख्या को विभिन्न संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर पा रहा है। अब जैसे कि एक ही नंबर को वो 10 चीजों के योग में, उसको एडिशन तो हमने पिछले बारी सिखा दी थी, लेकिन पिछली बारी भी वो कई दफा पे सिर्फ रट ले रहा था कि 2 + 2 4 होता है, ठीक है। वो रट ले रहा था कि 2 + 3 5 होता है। अब इसको ये नहीं समझ में आ रहा था कैसे, वो जोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन अब इवेंचुअली वो समझने लगा कि एडिशन का मतलब क्या है, और वो इसी चीज को समझने लगा है कि 9 जो है वो 4 + 5 4 + 5 भी हो सकता है, 6 + 3 भी हो सकता है, और 7 + 2 भी हो सकता है। तो ये चीज उसके क्वांटिफाइंग फेज में है कि जहां पे आप एडिशन कर रहे हैं वहां पे आप परिमाण निकाल रहे हैं। एक तरीके से आप इसे ऐसे ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पार्टीशनिंग फेज। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, पार्टीशन कर रहा है। अब पार्टीशन को आप कैसे याद कर सकते हैं, विभाजन कर रहा है। किसका विभाजन कर रहा है, एक ही नंबर को वो तोड़ के लिख पा रहा है। 6 to 9 ईयर्स ऑफ एज है, यानी कि आपका सेकंड से फोर्थ तक की अवस्था हो गई, 4th 5th तक की। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चे को प्लेस वैल्यू आ जाएगी, प्लेस वैल्यू आ जाएगी। प्लेस वैल्यू हम 3rd 4th में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बच्चों को। तो इस वक्त तक बच्चे को बुनियादी जोड़ और घटाव आ गया है, मतलब बेसिक उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ चुका है। पार्टीशन ऑफ अ नंबर अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, अब वो इस नंबर को तोड़ के प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख सकता है, स्थानीय मान के अनुसार विभाजित कर सकता है। क्योंकि वो स्थानीय मान के अनुरूप विभाजित कर पा रहा है, तो हमने इसे विभाजनात्मक अवस्था कह दिया है, जो कि 6 से 9 वर्ष तक की आयु तक होती है। नेक्स्ट आते हैं फैक्टरिंग फेज। अब फैक्टरिंग फेज को आप कैसे याद कर सकते हो, देखो एक तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फैक्टर्स कहाँ से निकलते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि फैक्टरिंग फेज गुणनखंडीय अवस्था क्या होती है, 9 से 11 वर्ष तक की आयु। तो इसमें बच्चा गुणन और भाग की संकल्पना जान जाता है, मतलब बेसिक कंसेप्ट जान लेता है बच्चा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मतलब 15 × 3 ऐसे लिखते हैं और इसका आंसर 45 आएगा। डिवीजन, वो एक होता है ये वाली डिवीजन, ये नहीं जानता बच्चा अभी, क्योंकि ये अमूर्त डिवीजन होती है, अमूर्त भाग होता है। आप इसको बच्चा ये वाली डिवीजन को एक सिंपल संकल्पना जान लेता है कि कैसे करेंगे, 0 15 0 और ये आएगा 5, ठीक है। तो बच्चा ये बेसिक चीज बालक जो है वो संकल्पना जान जाता है गुणन और भाग की। उसको HCF और LCM पता चल जाते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें भी फैक्टर्स ही होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी वाले बच्चों को पता होगा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा भी बच्चे को समझ आ जाती है। उसको ये समझ नहीं आता कि ये चीजें हमारी रियल लाइफ में लगती कहाँ है, यूज कहाँ होती है, लेकिन उसको ये समझ में आ जाता है कि HCF होता क्या है, LCM होता क्या है, और उसको ऑन पेपर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसको यूनिटरी मेथड समझ में आ जाता है। यूनिटरी मेथड यानी कि एकात्मक या एकाकी विधि को बच्चा समझ लेता है कि अगर 10 जो सेब है वो अगर उसको 100 रुपए के मिल रहे हैं तो एक एप्पल कितने का मिलेगा, 10 रुपए का। वो इतनी चीजों को थोड़ा बहुत समझ लेता है। तो फैक्टरिंग फेज को याद करने का तरीका क्या है कि जब बच्चे को फैक्टर्स समझ में आ जाए, और फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे आपके डिपेंड करते हैं।
तो 9 से 11 साल का बच्चा कौन सी क्लास में आ गया आपका? 4th 5th में। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशनल फेज। आपने फॉर्मल ऑपरेशनल से इसको ऑपरेशनल फेज को अब याद कर सकते हैं कि संक्रियात्मक अवस्था कि मतलब अब बच्चे को प्रॉपरली समझ में आ चुके हैं ये चारों आपकी मूलभूत संक्रियाएं, अब वो प्रॉपरली समझ चुके हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, भाग घटाव गुणा और आपका क्या होता है भाग घटाव जोड़, ठीक है, आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका है। और साथ साथ बच्चे को फ्रैक्शंस और डेसिमल्स भी समझ में आ चुके हैं और उन पर मतलब पहले बच्चे को मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन सब समझ में आ गया था नॉर्मल नंबर्स पे, वो होल नंबर्स पे कर पा रहा था। अब बच्चे को ये फ्रैक्शन और डेसिमल भी समझ में आ गए हैं और इनके ऊपर भी मतलब फ्रैक्शन अगर 1/3 सॉरी प्लस 1/2 बच्चा कर पा रहा है अब, क्योंकि HCF LCM आ गया तो LCM से इनका नीचे का जो आपकी डिनोमिनेटर है वो सेम कर देता है बच्चा, तो HCF LCM आ गया, इनको ऐड प्रॉपर्ली कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी बच्चे को समझ में आ चुकी है, बेसिकली बच्चे को बेसिक मैथ समझ में आ चुकी है। अब बच्चा तैयार है अपने प्रॉपर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचने के लिए, जहां बच्चा अपना एलजेब्रा, अपनी ज्योमेट्री, प्रॉपर ज्योमेट्री सीखेगा, आपका क्या कहते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज सब सीखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑपरेशनल फेज। तो अब आपको इसको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वही वाली बात, या तो केस स्टडी आ जाती है सिंपल, इसमें मोस्टली केस स्टडी आती है क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर नाम गिवन नहीं है कि हाँ इन्होंने ये थ्योरी दी है, तो इसमें केस स्टडी आ जाती है कि एक बच्चे को इतना इतना आ रहा है तो क्या वो किस लेवल पे पहुंच चुका है। तो शुरू करते हैं फिर। शैलजा कैन एक्सप्रेस अ नंबर इन डिफरेंट वे, एग्जाम्पल 4 is equal to 2 plus 2 और 4 is equal to 1 plus 3 etc. In which developmental phase of numbers is she is? यानी कि शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर है 2 और 2 के, अथवा 4 बराबर है 1 और 3 के आदि। वे संख्या के किस विकासात्मक अवस्था पर है? सिंपल बात, मैंने आपको कहा कि वो किस पे आएगी, खुद देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है तो आप खुद देखिए कहाँ थी ये चीज, वो आ रही थी क्वांटिफाइंग फेज पर, जहां पे बच्चा ये सब अलग अलग करके लिख पा रहा है। तो किस पे है? क्वांटिफाइंग फेज पर। तो आंसर आपका क्या होगा? ए पार्ट, परिमाणात्मक अवस्था, ठीक है। आपको जैसे आप क्वेश्चंस करते हैं, आप एक बार 2 बार आप उसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप खुद से चेक कीजिए कि किस पे आएगा। A child who is able to perform all number operation, अब उसको सारे नंबर के ऑपरेशन, देखो यहीं से आंसर निकालना है, and able to explain the concept of fraction, उसे फ्रैक्शन भी आ गई है, तो किस अवस्था में है फिलहाल? मतलब एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में भी सक्षम है, वे किस अवस्था में होगा? भिन्नों की संकल्पना आपकी बिल्कुल लास्ट में आ जाती है, वो होता है ऑपरेशनल स्टेज। खुद चेक कीजिए, देखिए फ्रैक्शन, इससे पहले फ्रैक्शन और डेसिमल कहीं गिवन नहीं था, क्योंकि पिछले तक तो उसने HCF और LCM ही सीखे थे और उसने डिवीजन ही सीखी थी। जब डिवीजन सीखेगा तभी तो उसको डेसिमल का कंसेप्ट आएगा, जो ठीक है। ऐसे ही जब वो HCF LCM सीखेगा तभी तो वो फ्रैक्शंस को ऐड और सबट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, क्या आएगा आपका आंसर इसमें? ऑपरेशनल फेज, संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके यही क्वेश्चंस थे और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये आपके पूरी के पूरे आपके सारे आपकी PPT थी, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपरली आपकी तीनों थ्योरीज पे काम कर दिया है और आप लोगों के सामने उनके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे दिए हैं। बस अब मैं आप लोगों से इतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस बार तो थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि पिछली बार बिल्कुल इतना एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं थी जितनी आप लोगों ने दिखाई, बट स्टिल कोई बात नहीं, इस बार आप थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे और बाकी जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकती थी मैंने आप लोगों के लिए किया है। अपनी मेहनत में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है किसी भी तरीके से। मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके अलग अलग और क्वेश्चंस ढूंढ के लाना, आपको पूरा प्रॉपर, मतलब इतनी डिटेल में आपको किसी ने भी मैथ्स की पेडागोजी नहीं करवाई है। आप किसी भी चैनल पर जाकर देख लीजिए, जो लोग पेड क्लासेस भी ले रहे हैं आप उस पर भी चेक कर सकते हैं, इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं कराया गया है।
तो मैं आप लोगों से बस यही कहूंगी कि हाँ देखो, मैं कोई पर्टिकुलर, मेरे पास कोई बड़ा सा स्टाफ तो है नहीं, आई एम दी वन मैन आर्मी। मैं खुद ही अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रॉपरली एनालाइज करती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालती हूँ, उनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रॉपरली समझती हूँ, यहाँ तक कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब समझाती हूँ। तो देखो आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे 15 तारीख से, ठीक है। जो आपके प्रॉपर जो होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले, कोचिंग सेंटर्स वाले, उन लोगों के पास तो प्रॉपर सेटअप होता है कि हाँ वो पूरे के पूरे पेपर्स को मतलब बच्चों को बिठाकर अपना पेपर निकाल पाते हैं, बहुत कुछ कर पाते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, तो इसलिए कहीं ना कहीं अब यहाँ पे मेरी एक लिमिटेशन आ चुकी है कि मैं इसके आगे तो नहीं शायद कर पाऊँ। लेकिन हाँ, मैं आपके डाउट्स के लिए आपके साथ अवेलेबल हूँ। 15 जनवरी तक भी हम लोग पूरी कोशिश करूंगी मैं, क्योंकि अभी अगर मैंने आपको कुछ भी नया सिखाने की कोशिश की तो आप एक बात खुद सोच के देखो यार, जो बच्चे जिनका पेपर अभी 15 दिसंबर को हो जाएगा, 16-17 को हो जाएगा, और उसके बाद हम कोई टॉपिक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये उन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि उन्हें उनके टाइम पे हमने क्यों नहीं किया। और ऐसा हम कुछ नया कर भी नहीं सकते क्योंकि मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, बस मैथ्स के कंसेप्ट रह गए हैं। तो 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के बाद आप लोगों के साथ मैं मैथ्स के कंसेप्ट के साथ जुड़ूंगी, जो आप लोगों के मैथ्स के जो वो कंसेप्ट जो आपके टेट सीटेट वगैरह में तो आते ही है, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट सब में आते हैं, लेकिन DSSB या फिर आपके KVS वगैरह के जो आपके TGT, PGT, PRT के एग्जाम होते हैं, जो पेपर 1 होता है, उसमें जो मैथ्स आती है, मैं उस लेवल तक का मैथ्स आप लोगों को कराऊंगी। और यकीन मानो, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता हो या ऐसा है, मैं खुद मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। तो अच्छे से हम लोग उन पूरे टॉपिक्स को करेंगे। 15 जनवरी के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक देंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी अभी आपका एग्जाम खत्म हुआ होगा। मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसा लगे यार ये क्या हमारे साथ पनिशमेंट हो गई। उसके बाद हम लोग बेसिकली अभी सुपर डेट में भी आती है मैथ्स, सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, वो सारी मैथ्स को हम शुरू करेंगे। तो बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर बीच में हम लोग कभी नहीं भी मिल पाते हैं तो टेलीग्राम चैनल तो है ही, जहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाती है, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वहां पे जुड़े रहिएगा और इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। इसके बाद हम आपसे कुछ टाइम के बाद ही मिल पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग बहुत ही अच्छा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं आप लोगों का फीडबैक जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही आपका पेपर हो तो प्लीज आप कम से कम मुझे आके ये तो बताइएगा कि मैम आपका पढ़ाया हुआ ये आया था और हमने ये बात सही की, हमारा ये क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।